इसराइल ने हिजबुल्लाह की लीडरशिप, कम्युनिकेशन, कमांड, कंट्रोल, इन तमाम चीजों को इस पूरी तरह से डैमेज किया है कि मुझे लगता नहीं है कि कोई भी हमला वो करने की परिस्थिति में है और किसी भी प्रकार के इजरायली हमले का सामना करने की परिस्थिति में। ठीक है, एक और बड़ी खबर आ रही है जहां लेबनान में आईडीएफ का भीषण हमला नजर आ रहा है और इजराइल की तरफ से भी ताबड़तोड़ बमबारी जारी है। इजरायली एयरफोर्स ने भीषण तबाही मचाई है और हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को निशाना बनाकर यह हमला किया गया है। तो जो हथियार डिपो है हिजबुल्लाह का, उसको निशाना बनाया गया है। और इससे पहले आपको बता दूं कि जिस तरीके से एक और जगह को स्ट्राइक किया गया था जहां पर हिजबुल्लाह के जो तमाम टॉप कमांडर्स हैं वो रुके हुए थे, तो लगातार हमले जो हैं वो इजराइल की तरफ से भी किए जा रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट कर रखा है कि अब जो है वो मिशन हिजबुल्लाह ऑल आउट है और इसी के लिए जो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद है वो चुन चुनकर उन जगहों को एलिमिनेट करने के प्लान को एग्जीक्यूट कर रही है जहां पर हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स जो है वो रहकर ऑपरेट करते हैं। तो वहीं जो हथियार डिपो और अन्य तमाम चीजें हैं उनको भी लगातार निशाना जो है वो इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से बनाया जा रहा है। तो इजराइल ने हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी है। पूर्वी और दक्षिण लेबनान में एयर स्ट्राइक लगातार किए जा रहे हैं। पूर्वी लेबनान में 100 से ज्यादा रॉकेट अटैक जो है वो किए गए हैं। राजधानी बेरूत में बारूदी तबाही का मंजर नजर आता है। हिजबुल्लाह के गढ़ में F-16 से हवाई हमला करता हुआ इजराइल नजर आता है। हिजबुल्लाह के हथियार डिपो पर लगातार बमबारी जो है वो भारी संख्या में इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से की गई है और अगले 24 घंटे में हिजबुल्लाह के अड्डों पर हमलों की तैयारी है। कर्नल टीपी त्यागी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कर्नल साहब, जब आपने पिछले सवाल का जवाब दिया था तो एंड में ये कहा था कि चुनौतियां जो है वो इजराइल के लिए भी यहां बड़ी है, क्योंकि जिस तरीके से हमास को उन्होंने इजिली जो है वो वॉर में हमने देखा किस तरीके से अंदर तक वो घुस गए, लेबनान के साथ वो परिस्थितियां जो नहीं आ पाएंगी। और चूंकि मैं खुद जो है 17 दिन जब पिछली बार वॉर हुआ वहां तो था, तो जो टोपोग्राफी है दोनों चीजों की वो बहुत ही कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ गाजा से जो सीमा लगती है वो पूरा प्लेन्स है, इजरायली डिफेंस फोर्स काफी अंदर तक जो है वो उस साइड घुस गई, लेकिन जो लेबनान से सीमा लगती है कर्नल टीपी त्यागी जी, वो पहाड़ों की सीमा है। पहाड़ के पीछे जो है वो लेबनान है और वहां से हिजबुल्लाह जो है वो लगातार हमले करता है। तो चुनौती वहां इजरायली डिफेंस फोर्स के लिए ज्यादा नजर आती थी और इजरायली डिफेंस फोर्स के ऊपर पिन पॉइंटेड अटैक्स करने भी ज्यादा आसान नजर आते थे। ज्योग्राफिकल एडवांटेज हिजबुल्लाह को है क्योंकि वो डोमिनेटिंग हाइट्स पर है एज कंपेयर टू इजराइल। लेकिन इजराइल को दो एडवांटेज है। पहला एडवांटेज तो ये कि जो पॉपुलेशन थी गाजा में उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा थी, यहाँ पे पॉपुलेशन कम है, यानी कि इजराइल के जो टैंक हैं उन्हें तबाही मचाने के लिए फ्रीडम ऑफ एक्शन बहुत मिलेगा। वो बहुत ज्यादा तबाही मचा सकते हैं, उनको बिल्टअप एरिया के अंदर लड़ाई लड़ने की आवश्यकता कम पड़ेगी। और दूसरा फायदा ये मिलेगा कि जैसे हमास में पैलेस्टीनियन ने हमास लड़ाकों को ह्यूमन शील्ड दी, यहाँ पे सुन्नी भी है, शिया भी है, क्रिश्चियंस भी है, वो हिजबुल्लाह के लड़ाकों को उस तरह की ह्यूमन शील्ड नहीं देंगे। और जो ये दो तो हो गए इम्पोर्टेंट, मगर एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि 3 लाख अंग्रेजों ने 30 करोड़ हिंदुस्तान पर 200 साल तक राज किया। किस वजह से? क्योंकि वो हथियारों से युक्त थे। अब जैसे जनरल माथुर ने बताया कि हिजबुल्लाह के पास है क्या, उसकी एयर डिफेंस रद्द कर दी गई है, उसके कम्युनिकेशन सिस्टम जो है करीब करीब खत्म कर दिए गए। जिन पेजर को वो इस्तेमाल करता था अब उन्हें देख के उसे डर लगता है। उसके जो वेपन स्टोर थे वो खत्म कर दिए गए हैं, लॉन्चिंग पैड ज्यादातर खत्म कर दिए गए हैं। और एक मजे की बात यह है कि सबसे पहले जो टॉप लीडरशिप थी वो खत्म कर दी गई है। 15 कमांडर्स को एक दफे में मारना, उससे पहले उनका एक शुक्र कमांडर था उसको भी मार दिया गया था। तो ऐसे में वो रिटेलिएट किस चीज से करेंगे? उनके पास एयरफोर्स तो है नहीं, उनके पास में नेवी तो है नहीं। तो जनरल माथुर ने बताया कि एक वेल आर्म्ड एंड फ्रॉम ऑल साइड्स, यानी कि नेवी भी, आर्मी भी, एयरफोर्स भी, वेल ट्रेन भी, वेल कोऑर्डिनेटेड भी। अब अगर मान लीजिए 10,000 लड़ाके सीरिया से या यमन से
या कहीं और से भेज भी दिए जाए लेबनान में, तो वो करेंगे क्या? बिकॉज दे विल नॉट, संख्या के ऊपर किसी युद्ध का फैसला नहीं होता। युद्ध का फैसला टेक्निक, सरप्राइज, कैमोफ्लेज, योर कैपेबिलिटी, योर आर्म्स, उनके ऊपर होता है। और इस सब के ऊपर बात ये है कि अभी तक तो सिर्फ पेजर और रेडियो के अंदर ही आपने टेक्नोलॉजी देखी है इजराइल की। याद करिए, आज से 10 साल पहले एक स्टेनस वो था बग, यानी कि जिसे मैलेशियस कंप्यूटर वेब कहते थे, उसका उसने इस्तेमाल किया था ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के किसी खास प्रोग्राम को खत्म करने के लिए। बाकायदा उसके अंदर प्रोपगेशन यूनिट, उसके अंदर इवेशन यूनिट, उसके अंदर पेलोड यूनिट, इस तरह का सिस्टम बनाया गया था। मैं उसे डिटेल में नहीं जानता हूँ, लेकिन अभी तो टेक्नोलॉजी में और चीजें इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो लिहाजा जैसे मुझे लगता है कि अगर 7 गुंडे आसपास के, मुरादनगर के, मोदी नगर के, लोनी के, ये कहने लगे कि हाँ हम आतंकवादी हैं और हम दिल्ली के ऊपर कब्जा करेंगे, तो क्या ये हो जाएगा? ऐसा ही मुझे लगता है कि ये जितने भी उस ऑक्टोपस ईरान की आतंकी भुजाएं हैं, ये लड़ेंगे, मगर इनके अंदर उस किस्म का कोऑर्डिनेशन और कैपेबिलिटी नहीं है जो इजराइल के पास है। ठीक है, बहुत सारे लोग जी जी, लेकिन इन बीच दर्शकों को कर्नल टीपी त्यागी जी, एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो देना जरूरी है कि आखिर मोसाद, जो कि इजराइल की वो खुफिया एजेंसी है जो कि अगर एक बार लक्ष्य को निर्धारित कर ले तो फिर उसे नेस्तनाबूद करके रखती है, वो हिजबुल्लाह की रदवान फोर्स तक कैसे पहुंचा? आपको बता दूं कि जब बेरूत में पेजर अटैक हुआ तो कई हिजब लड़ाके जो हैं वो मारे गए। हमले में सैकड़ों लड़ाके घायल हुए, अस्पताल में ये भर्ती हुए और उसके बाद हिजबुल्लाह कमांडर पर निगरानी रखी जाने लगी। उन्हें लगातार ट्रैक किया जा रहा था। बेरूत के अस्पताल में इब्राहिम अकील भी भर्ती था और जब वो अस्पताल से लौटा तो उसे ट्रैक किया गया। अकील दक्षिणी बेरूत की एक इमारत में था और फिर उस इमारत को देखते हुए उस इमारत पर हमला किया गया। बड़ी खबर आपको एक और बताऊं, जहां लेबनान की राजधानी बेरूत में एयर स्ट्राइक जो है वो इजराइल की तरफ से किए गए हैं और बेरूत के कई इलाकों में हवाई हमले हुए हैं। 48 घंटे में लेबनान पर यह तीसरा हमला है। लंबी दूरी की मिसाइल से लेबनान पर हमला है और लगातार टारगेटेड अटैक्स हो रहे हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से, इजराइल सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि पिन पॉइंटेड टारगेट अटैक है उन सेंटर से जहां पर हम पर हमला किया जाता है। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर जी बने हुए हैं। मेजर साहब, इजराइल क्लियर है, हमला कर रहा है और कह रहा है पिन पॉइंटेड अटैक है और इसमें हमें जिस पर्सन को एलिमिनेट करना था हम उसको कर रहे हैं। लेकिन अब मैं आज एक महत्वपूर्ण जो घटना है उस पर आपसे राय चाह रहा हूं, आपका कमेंट चाह रहा हूं कि संयुक्त राष्ट्र में अब इस पूरे मामले को जो है वो उठाया गया है और संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस, उनकी तरफ से कहा गया है कि हम लेबनान को दूसरा गाजा नहीं बनने देना चाहते। इस बयान के मतलब मायने क्या है और क्या जिस तरीके से स्थिति आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, आने वाले समय में आपको कोई एक बड़ा इंटरनेशनल प्रेशर फिर से इजराइल के ऊपर आता हुआ नजर आएगा? और अगर वो प्रेशर आएगा तो क्या इजराइल को वाकई इससे फर्क पड़ेगा? चंदन, देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि यूनाइटेड नेशंस के किसी भी प्रेशर का मुझे नहीं लगता कि किसी भी राष्ट्र पे बहुत ज्यादा असर होता है। तो देखिए, यूनाइटेड नेशंस के प्रेशर्स का और उनके जो रेजोल्यूशंस होते हैं उनका असर ऐसे देशों में होता है जो गरीब और बिल्कुल गए गुजरे परिस्थितियों में रह रहे हैं। उदाहरण के लिए रवांडा में हो सकता है, सूडान में थोड़ा बहुत हो सकता है कि वहां पे यूएन की फोर्सेस है। देखिए, यूनाइटेड नेशंस जो है वो एक टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो निर्णय कर सकता है और उसका असर क्या होगा वो निर्भर करता है जो उनके आका हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, ये बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं, ये पूरी की पूरी डायनेमिक्स उन प्लेयर्स के चारों तरफ मुझे लगता है घूमती है। जो ये रेजोल्यूशन वहां पर दिया गया है, अब देखिए इसके दो मायने हो सकते हैं। इसका एक तरीका ये हो सकता है कि हम उनको गाजा नहीं बनने देंगे, उसका ये भी मकसद मतलब है कि इजराइल को वहां हमले ज्यादा नहीं करने देंगे। दूसरा ये भी इसको हमको देखने की आवश्यकता है कि हम हिजबुल्लाह को अपने औकात से ज्यादा आगे बढ़ने नहीं देंगे, उस पर दबाव बनाया जाएगा और उसको कहा जाएगा कि आप पीछे। करेक्ट। तो ये मेरा मानना कि दबाव जो है दोनों तरफ बनाने का प्रयास हो रहा है। लेकिन ये बात मैं वहां की जो सेक्रेटरी की बात है उससे सहमत हूं कि इस समस्या का कोई
मिलिट्री सोल्यूशन नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मिलिट्री सोल्यूशन नहीं होता, लेकिन मिलिट्री का उस कोई भी सोल्यूशन बनाने में रोल क्या होता है। ये जो लड़ाई आप देख रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन में देख रहे हैं, चाहे यहाँ मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं, इस तमाम लड़ाई में मुझे लगता है ये अभी तक अट्रिशन वॉरफेयर का एक नमूना है। हम एक दूसरे की ताकत को इतना कम कर देते हैं कि जब हम इवेंचुअली नेगोशिएटिंग टेबल्स पे पहुंचे तो हम एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नेगोशिएट कर सकें और अपनी बात मनवा सकें। तो मिलिट्री का रोल ये होता है कि वो पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए, डायलॉग के लिए सूटेबल फेवरेबल सर्कमस्टांसेस ग्राउंड पर क्रिएट करे, और वही कर रहे हैं। जैसे कि अभी आप देखेंगे कि बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच आमने सामने की जंग नजर आ रही है, ऐसे में ये देखना काफी अहम होगा कि किस तरीके से हर नए दिन के साथ दोनों तरफ से हमले जो आगे बढ़ रहे हैं वो युद्ध की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल अनुज माथुर साहब आपका, और कर्नल टीपी त्यागी जी आपका हमारे साथ जुड़कर अपनी राय को जो है वो दर्शकों तक रखने के लिए। तो कुल मिलाकर लबुलुआब ये है कि हमले लगातार इजराइल कर रहा है, क्योंकि उसका इरादा स्पष्ट है कि हम पर हमले हुए हैं और उसका बदला हमें लेना है। तो वहीं हिजबुल्लाह भी हमले की चेतावनी धमकी इजराइल को देता हुआ नजर आ रहा है। छोटे से ब्रेक का यहाँ वक्त हो गया है, खबरों का सिलसिला जारी है।